हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरी स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हायर एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। दिसंबर 2025 के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम द हायर एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट यूनिट, उनको हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे और उनके जो आंसर्स हैं उनको डिटेल में समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन हायर एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट PYQs। एवरी स्टडी क्लासेस के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवरी स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन दी ऐप। क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं असर्शन और रीजन की फॉर्म में, राइट। तो असर्शन को सबसे पहले पढ़ेंगे। असर्शन में बोला जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विजुअलाइज्ड रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज को विजुअलाइज करती है? बिल्कुल सही बात है, ये असर्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रीजन की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है कि NEP 2020 envisioned university as a place which lays equal emphasis on teaching and research। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनविजन करती है यूनिवर्सिटीज को एक ऐसे प्लेस के रूप में जहां पर टीचिंग और रिसर्च दोनों के ऊपर ही फोकस किया जाता है, राइट। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं और जो रीजन है वो हमारी असर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया कि हमें जो है वो रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज बनानी है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर टीचिंग भी होती है और साथ साथ में रिसर्च भी हम अच्छी कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे नॉलेज क्रिएशन हमारा हो। तो इसलिए हमारे असर्शन और रीजन ये दोनों ही करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is arrange the following senior functionaries of a central university in the correct hierarchical order। तो हमें यहाँ पर जो सीनियर फंक्शनरीज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, उनको करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर में लगाना है। हमें दिया हुआ है विजिटर, डीन ऑफ फैकल्टी, चांसलर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड वाइस चांसलर। तो सबसे पहले कौन होगा? हमें सीनियर फंक्शनरीज के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आएगा विजिटर। तो सबसे हाईएस्ट जो फंक्शनरी होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है वो है विजिटर, जो जनरली होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारे आ जाएंगे चांसलर, ए के बाद आएगा सी। चांसलर के नीचे आएंगे वाइस चांसलर, AEC। उसके बाद हमारे आ जाएंगे यहाँ पर डीन ऑफ द फैकल्टी और लास्ट में आएगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हमारी जो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर बनेगी वो होगी ACEBND, ए यहाँ पर BND, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है हमें ये दी हुई है ऑप्शन नंबर 3 में। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ACEBND। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ आश्रम्स दिया हुआ है और सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंशियंट इंडियन एजुकेशन का जो हमारा पोर्शन है वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमें डिफरेंट आश्रम्स के डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि विष्णु स्थान, विवस्त्र स्थान, गरुड़ स्थान एंड महेंद्र स्थान, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को टीच करते थे ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले है विष्णु स्थान। तो विष्णु स्थान की अगर हम बात करें तो विष्णु स्थान बेसिकली ये रिलेटेड है हमारे पॉलिटिक्स से, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ विष्णु स्थान को मैच करेंगे पॉलिटिक्स से, क्योंकि विष्णु इज एसोसिएटेड विद प्रिजर्वेशन एंड गवर्नेंस। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स से ये रिलेटेड है। तो फर्स्ट ए के साथ हम मैच करेंगे यहाँ पर 3 को। तो ए के साथ हमारा मैच हो जाएगा 3, राइट। सेकंड अगर बात करें विवस्थ स्थान, सो विवस्थ स्थान की अगर मैं बात करूं विच इज लिंक्ड विद द सन, इट इज रिलेटेड टू ज्योतिष, राइट। तो हमारे बी के साथ यहाँ पर सेकंड मैच हो जाएगा। इसके बाद थर्ड अगर हम बात करें हमारा आता है गरुड़ स्थान। सो गरुड़ स्थान विच सिंबलाइजेज मूवमेंट एंड स्पीड, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट के साथ। तो सी के साथ हमारा मैच हो जाएगा 4। और डी की अगर हम बात करें वो है महेंद्र स्थान विच इज एसोसिएटेड विद वारफेयर एंड पावर। तो वो हमारा उसको हम मैच करेंगे मिलिट्री एजुकेशन के साथ, और डी के साथ आ जाएगा 1। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। Next question is, as per the recommendations of National Education Policy 2020, all stand-alone teacher education institutions will be required to convert into multidisciplinary institutions. Why? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रिकमेंडेशंस है उसमें कहा गया कि जो स्टैंड एलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन्हें हमें मल्टी इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट करना है। तो वो कब तक हमें करना है? ऑप्शंस यहाँ पर हमें दिए हुआ है 2025, 2030, 2035 एंड 2040। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज 2030। सो जितने भी हमारे स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं एज पर NEP 2020, ये जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें हमें मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट करना है बाय द ईयर 2030।
Next question is which of the following university is not amongst the first three universities opened in India in 1857। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम जो हमारी तीन यूनिवर्सिटीज थी जो सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई थी प्री इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ 1857, तो उनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाता एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो देखिए 1857 में तीन यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया था और वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसमें नहीं थी, ये फर्दर बाद में 1922 में जो है वो फॉर्म करी गई थी, राइट। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पर बोली जा रही है टीचर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, राइट। तो क्या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन होना चाहिए टीचर को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में? तो जी नहीं, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे टीचर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मस्ट मोटिवेट हर लर्नर्स टू लर्न इंडिपेंडेंटली। तो क्या इंडिपेंडेंटली लर्न करने के लिए टीचर को स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट हमारी आ रही है यहाँ पर टीचर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट नॉट यूज एनी टेक्नोलॉजी, सो टीचर्स मस्ट यूज टेक्नोलॉजी। तो ये भी हमारी गलत स्टेटमेंट है। टीचर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मस्ट नॉट इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स आउटसाइड क्लासरूम, बिल्कुल इंटरेक्ट करना चाहिए, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। और ई में यहाँ पर बोला जा रहा है कि टीचर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी एन एविड रीडर एंड ए पार्टिसिपेंट इन हर डिसिप्लिन डिस्कोर्स। तो टीचर्स जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वो एक एविड रीडर होने चाहिए और उन्हें उनके जो डिसिप्लिन के वेरियस डिस्कोर्सेज हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर टू, बी एंड ई ओनली। तो ये दो ही स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं, बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे पास मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर प्रोनाउंसमेंट्स दी हुई हैं और उनके एक्ट और कमीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। हमें इनको मैच करके बताना है कि हमारा राइट आंसर जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं लिस्ट वन को, तो यहाँ पर बोला जा रहा है एलोकेशन ऑफ 1 लाख रुपीज पर ईयर फॉर एजुकेशन। तो ये किसने कहा था, कौन सी एक्ट या कमीशन में ये बोला गया कि हमें एटलीस्ट 1 लाख रुपीज जो है वो पर ईयर एजुकेशन के लिए एलोकेट करना है? तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1873 में बोला गया था। उस टाइम पर ये बात जो बोली गई थी कि 1 लाख पर ईयर जो है वो एजुकेशन के लिए हमें एलोकेट करना है। नेक्स्ट है इंग्लिश एज ए मीडियम एंड एज ए लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर इंडियाज ग्रोथ। तो ये किसने कहा था? ये मैकॉले के मिनट्स जो आए थे उस पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट था उसमें ये कहा गया था कि इंग्लिश जो है वो मीडियम होना चाहिए एजुकेशन का अगर इंडिया की ग्रोथ को हमें इंश्योर करना है। इसके बाद ग्रांट इन एड फॉर एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ग्रांट इन एड की बात जो है ये करी गई वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट में, राइट। उसके बाद इंडियाज डेस्टिनी इज गेटिंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। तो इंडिया की जो डेस्टिनी है वो उसके क्लासरूम्स में शेप हो रही है, ये कहा था कोठारी कमीशन की रिपोर्ट ने। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर थ्री, जहां पर देखिए हमने मैच किया है ए के साथ, हमने यहाँ पर मैच किया है थ्री को, बी के साथ हमने मैच किया फोर को, सी के साथ हमने मैच किया है वन को एंड डी के साथ हमने मैच किया है टू को। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। तो हम यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए हुए हैं जैसे कि एनसीईआरटी, नैक, एनआईआरएफ, एआईसीटीई एंड यूजीसी, और हमें इनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है, इनकी कौन सबसे पहले आया और फिर उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एस्टेब्लिश हुआ था एआईसीटीई 1945 में, राइट। सबसे पहले हमारे पास डी आ जाएगा यहाँ पर, 1945 में एआईसीटीई जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास आ जाएगा ई जो कि यूजीसी है, यूजीसी हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। उसके बाद हम बात करें तो हमारा आ जाएगा एनसीईआरटी जो है ऑप्शन नंबर ए, एनसीईआरटी एस्टेब्लिश हुआ 1961 में। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा आएगा नैक, नैक है हमारे ऑप्शन नंबर बी में, नैक एस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। और एंड में हमारा आ जाएगा एनआईआरएफ जो है ऑप्शन नंबर सी में, जिसको एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा था एज ए रैंकिंग फ्रेमवर्क, वो है 2015 में। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा डी, ई, ए, बी, सी जो दिया है हमारे ऑप्शन नंबर थ्री में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर बतानी है। सबसे पहले बोला गया है ऑप्शन नंबर ए को पढ़ेंगे, चाणक्य कंपोज अर्थशास्त्र एट वल्लभी यूनिवर्सिटी। तो ये स्टेटमेंट देखिए गलत है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र को कंपोज किया था इन तक्षशिला, नॉट वल्लभी, राइट। सेकंड है पनिनी हु रोट अष्टध्यायी वाज एन एलुमनस ऑफ तक्षशिला।
राइट, तो ये बिल्कुल सही बात है। पणिनि जो थे उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, राइट, जो अलुमनस थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। सी में यहाँ पर बोला जा रहा है आचार्य शीलभद्र वॉज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन उदांतपुरी। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। जो आचार्य शीलभद्र थे वो हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, ना कि उदांतरी के, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है Aragrahas was an educational institutions with a whole settlement of Brahmanas। ये बिल्कुल सही बात है। और ई में बोला जा रहा है कि जैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम बसादिस जो है वो कहते थे, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर होंगी बी, डी एंड ई, जो है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा असर्शन और रीजन का सवाल है, राइट। बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। असर्शन में बोला जा रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की? ये बिल्कुल सही बात है, नो डाउट अबाउट इट। एंड रीजन में बोला जा रहा है कि टू ग्रो फास्ट इंडिया हैज बीन स्पेंडिंग 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन सिंस 2014। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत है, राइट। 6% जो है वो जीडीपी के ऊपर हमें खर्च करना है, ये बात कोठारी कमीशन में करी गई 1964 में। ये बात हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी लेटेस्ट आई उसमें भी कही गई। बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू स्पेंड अवर 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। तो सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट है, जो रीजन है, वो गलत है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। Next question is the oxygen consumed in the oxidation of an organic compound by microorganisms in the aquatic ecosystem is called। So देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ऑक्सीजन कंज्यूम करी जाती है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में बाय ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विच इज बीओडी, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है, जिसकी हेल्प से वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं इन द वाटर, राइट। it basically measures the level of organic pollution in the aquatic ecosystem। तो इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट। बाकी जो हमारे ऑप्शंस हैं जैसे कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मींस जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। केमिकल ऑक्सीजन की डिमांड की अगर हम बात करें, सो ये वो ऑक्सीजन है विच इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर केमिकली, नॉट बायोलॉजिकली, राइट। और थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है हमारी कैलकुलेटेड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है बेस्ड ऑन द केमिकल फार्मूला, नॉट एक्चुअल बायोलॉजिकल कंजम्पशन। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीओडी, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। Next question is the issue related to traditional knowledge societies and their livelihood is addressed in the National Mission for। तो हमसे यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू ट्रेडिशनल नॉलेज सोसाइटीज और उनका जो लाइवलीहुड है उसको हम कौन से नेशनल मिशन में यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहले है एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, सस्टेनेबल हैबिटाट एंड अ ग्रीन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। तो जो हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है वो स्पेसिफिकली फोकस करता है ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स सपोर्टिंग लोकल कम्युनिटीज लाइवलीहुड, राइट। और जो हमारा कल्चर है हिमालयन रीजन में उसको, और जो इकोलॉजिकल हम सस्टेनेबिलिटी है उसको एड्रेस करने के लिए ये मिशन हम लेकर के आए थे, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारा एक असर्शन और रीजन का सवाल है। असर्शन में बोला जा रहा है कि विंड मिल विल बी मोर इफेक्टिव इफ इट इज प्लेस्ड एट द हायर एलिवेशन अबव द ग्राउंड देन लो वन। बोला जा रहा है, सिंपल सी यहाँ पर स्टेटमेंट है, देखिए बहुत टेक्निकली स्टेटमेंट नहीं है, कि जो विंड मिल है वो कब इफेक्टिव होगी। तो बोला गया कि जो विंड मिल है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी अगर हम इसे हायर एलिवेशन के ऊपर प्लेस करते हैं एज कम्पेयर टू द लो वन। तो बिल्कुल सही बात है, राइट। और रीजन इसका दिया गया कि जनरली द विंड स्पीड इंक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड अबव द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो विंड स्पीड है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे हमारा ऑल्टीट्यूड बढ़ता है अर्थ के सरफेस से, तो विंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है और इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो रीजन हमारा सही भी है और असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट वन में हमें कुछ यहाँ पर पोल्यूटेंट्स दिए हुए हैं, कुछ नाम दिए हुए हैं और हमें लिस्ट टू के साथ उनको मैच करना है। तो हमारे पास है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस एंड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। राइट, तो सबसे पहले है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। सो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट की अगर हम बात करें, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हमारे कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली एमिट होते हैं सोर्सेज से। राइट, तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट यहाँ पर कौन है, अगर हम इसको मैच करते हैं तो ए के साथ हम मैच करेंगे टू को। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट की अगर हम बात करें, ये वो पोल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्ट सोर्स से नहीं आते हैं, केमिकल रिएक्शन से बनते हैं इन द एटमॉस्फेयर। राइट, और इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा पैन यानी कि पेरोक्सिलाइटेड नाइट्रेट। राइट, सो इसको टू को हम मैच करेंगे वन के साथ। राइट, कई बार इसकी शॉर्ट फॉर्म भी दी होती है जिसको हम पैन बोलते हैं। इसके बाद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की अगर हम बात करें, सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइट इज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। राइट, यानी कि CFC। एंड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, ये हमारे होते हैं एरोसोल्स। राइट, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू। ए के साथ हमने मैच किया टू को, बी के साथ वन, सी के साथ फोर एंड डी के साथ थ्री। राइट, सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। Next question is arrange the following greenhouse gases in increasing order of their lifetime in the earth atmosphere। तो हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास कुछ ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि SF6, N2O, H2O वेपर एंड CH4। राइट, तो हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है बेस्ड ऑन देयर लाइफ टाइम ऑन द अर्थ एटमोस्फेयर, यानी कि वो कितने लंबे टाइम तक अर्थ के ऊपर रह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा आएगा H2O यानी कि ऑप्शन नंबर सी, H2O वेपर। ये शॉर्टेस्ट टाइम के लिए अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि 9 to 10 days। सेकंड पे आएगी हमारी मीथेन विच इज CH4, ऑप्शन नंबर डी। इट कैन स्टे ऑन द अर्थ फॉर अराउंड 12 to 13 years। नेक्स्ट हमारी आएगी नाइट्रस ऑक्साइड। राइट, जो है हमारी N2O जो है ऑप्शन नंबर बी में। इट कैन स्टे ऑन द अर्थ फॉर अराउंड 114-15 years। और SF6 जो लास्ट ऑप्शन हमारा आएगा यहाँ पर हमारा ए, इट कैन स्टे ऑन द अर्थ फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक 3000 years। राइट, तो C D B A हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर वन हमारा यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। सो क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म क्या है, हमें बताना है। पांच ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। राइट, तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास है ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग एंड क्लीन डेवलपमेंट एंड मैकेनिज्म। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो तीन फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं विच आर डिजाइंड टू हेल्प कंट्रीज टू मीट एमिशन रिडक्शन टारगेट कॉस्ट इफेक्टिवली। और वो है हमारे, पहला है ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद आएगा इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग एंड देन वी हैव क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसके अलावा बाकी जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्योटो प्रोटोकॉल फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ होगा ADE ओनली, जो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर। इसके अलावा अगर हम बात करें INDC की, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस की, ये है हमारे पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट, ना कि क्योटो प्रोटोकॉल का। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये जनरल टर्म यहाँ पर दी हुई है। Next question is Bhopal disaster is one of the most tragic industrial accidents which happened due to release of gas into atmosphere from a Union Carbide factory। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर था 1984 में, जिसमें से एक बहुत ही हार्मफुल गैस निकली थी फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। वो कौन सी गैस थी? राइट, सो ऑप्शंस में हमें यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट। राइट, देन triethyl chlorine, then we have dimethyl sulfate, right, and then hydrogen डिसल्फाइड। राइट, तो वो कौन सी गैस थी? तो वो थी हमारा ऑप्शन नंबर वन विच इज मिथाइल आइसोसाइनेट। ये रिलीज हुई थी फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जो कि एक बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है, एक वोलेटाइल केमिकल होता है विच इज यूज्ड इन द पेस्टिसाइड प्रोडक्शन। राइट, सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। Next question is ocean acidification occurs due to reaction of atmospheric carbon dioxide with sea water to produce। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ हमें कह रहा है कि जो ओशियन एसिडिफिकेशन होती है वो अकर होती है ड्यू टू रिएक्शन, किसका रिएक्शन? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विद सी वाटर टू प्रोड्यूस। तो क्या प्रोड्यूस वहां पर होता है? ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। तो हमारा राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर टू विच इज कार्बोनिक एसिड, जो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो देखिए जो ओशियन एसिडिफिकेशन होती है ये अकर होती है व्हेन एटमॉस्फेरिक CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो डिजोल्व हो जाती है सी वाटर में एंड इट रिएक्ट्स
विद द वाटर, जिससे फॉर्म होती है हमारी H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, राइट। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हमें बायोस्फीयर रिजर्व्स दिए हुए हैं और उनकी लोकेशन दी हुई है। हमें इनको मैच करके बताना है कि जो राइट आंसर है यहाँ पर वो क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये है उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें पंचमार्ही, राइट। सो पंचमार्ही की अगर हम बात करें तो ये है मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल की अगर हम बात करें, इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा, एंड नोक्रेक इज लोकेटेड इन मेघालय। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए के साथ 4, बी के साथ 3, सी के साथ 1 एंड डी के साथ 2। Next question is arrange the following environment related acts in chronological order of their enactment। तो हमें यहाँ पर जो environment related कुछ acts हैं वो दिए हुए हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हमें इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले कौन आया और सबसे एंड में कौन आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सबसे पहले आया था, यानी कि 1972 में। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा ए, राइट। उसके बाद हमारा आ जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद हमारा आया था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, राइट। तो उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट में हमारा यहाँ पर आया हुआ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो 2010 में आया था, राइट। तो हमारी करेक्ट सीक्वेंस होगी ए, ई, बी, डी, सी, जो हमारी यहाँ पर दी हुई है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपकी अच्छी लर्निंग यहाँ से हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।